नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, और आज हमारा इस सीरीज़ का ये 8वां पार्ट है जिसमें भी हम 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड के। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट को फॉलो नहीं किया है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राज्य के अंदर पहाड़ दिवस ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। दूसरा प्रश्न है, जखोल सांकरी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो जखोल सांकरी परियोजना ये आपकी सुपिन नदी के ऊपर बनी हुई है, और ये कहाँ पर है परियोजना? ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आसन और यमुना का संगम होता है? तो आसन नदी और यमुना नदी इन दोनों का संगम होता है रामपुर मंडी देहरादून में। कई बार ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला है कि जो आसन नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, ये यमुना की सहायक नदी है जो कि रामपुर मंडी में देहरादून में इससे मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, ये जो आसन बैराज है आसन नदी पर बना है और इसका निर्माण होता है आपका 1967 में। ठीक है, 2 साल आपको और याद रखने हैं। एक तो 1967 में आसन बैराज का निर्माण हुआ, दूसरा इस आसन बैराज को आसन संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया इसको? तो ये किया गया 2005 में, और अभी इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं कोकिला ये कहा जाता है यहाँ पे कबूतरी देवी को। इनका संबंध आपका लोक संगीत से है। ठीक है, जागर गायिका ये हैं, और इनको उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहा जाता है। तो दोनों उपनाम आपको याद रखने हैं, कुमाऊं कोकिला और उत्तराखंड की तीजन बाई किसको कहते हैं? ये भी कबूतरी देवी को कहा जाता है। अगर पूछा जाए इनका संबंध कौन से जिले से है, तो ये आपके पिथौरागढ़ जिले से हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। कब किया? 1906 में इन्होंने वंदे मातरम का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियां क्या कहलाती हैं? तो रंग बिरंगी मिट्टी की जो मूर्तियां बनी होती हैं इन्हें डिकारे कहा जाता है राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बांज वृक्ष जिसको उत्तराखंड का सोना, हरा सोना कहा जाता है, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में इसको शिव की जटा भी कहते हैं। तो उत्तराखंड में इसके कितने सारे नाम हैं? शिव की जटा, उत्तराखंड का वरदान, उत्तराखंड का हरा सोना, किसको कहा जाता है? बांज वृक्ष को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेगा, पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, संतला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो संतला देवी मंदिर ये आपका देहरादून जनपद में आता है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना की गई आपके मई 2013 में, और अगर डेट याद रखना चाहें तो 13 मई 2013 को इसकी स्थापना की गई। यह आयोग देहरादून में है, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था जस्टिस विजेंद्र जैन। ठीक है, तो जस्टिस विजेंद्र जैन उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना मई 2013 में की जाती है। अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध परियोजना को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया? तो किसाऊ बांध परियोजना ये परियोजना आपके टोंस नदी पर स्थित है, और ये परियोजना आपके देहरादून जनपद में है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है, देहरादून में है, और इसको राष्ट्रीय परियोजना 2016 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, देहरादून से कौन सा समाचार पत्र ब्रेल लिपि में प्रकाशित होता था? तो ब्रेल लिपि जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनके पढ़ने के लिए यूज़ की जाती है ब्रेल लिपि, और इसमें एक अखबार जो है वो प्रकाशित होता था जिसका नाम था आलोक समाचार पत्र। तो ध्यान रखना, ब्रेल लिपि में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? आलोक। कहाँ से होता था? देहरादून से होता था। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप बताएंगे।
अगला प्रश्न है, फ्रैंक स्माइथ के साथ कॉमेट पर्वत पर चढ़ने वाला उसका साथी कौन था? तो देखिए, कॉमेट पर्वत का आरोहण किया था फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में, ठीक है। और जब ये यहाँ से वापस लौट रहा था तो कहा जाता है कि रास्ता भटक गया और कहाँ पहुँच गया? फूलों की घाटी में पहुँच गया। तो उसी वर्ष 1931 में ही वापस लौटते हुए कहाँ पहुँचा था? फूलों की घाटी में, और वहीं पर इसने फूलों की घाटी की खोज करी। प्रश्न बनता है, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज कब करी? 1931 में। इसका साथी कौन था इसके साथ? तो होल्सवर्थ जो था इसका साथी था, ये आपको याद रखना है। एक और चीज, इसने 1931 में फूलों की घाटी की खोज करी, उसके बाद इसने एक किताब लिखी उसके ऊपर, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फूलों की घाटी के ऊपर इसने किताब लिखी और वो प्रकाशित होती है 1937 में। अगला प्रश्न है, तिलका देवी मेला कहाँ लगता है? तो तिलका देवी मेला ये आपका टिहरी गढ़वाल में लगता है। अगला प्रश्न है आज का हमारा, सुभाष झरना कहाँ स्थित है? तो सुभाष झरना जो है आपका ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला प्रश्न है, जीवन ज्योति कविता संग्रह किसकी रचना है? तो जीवन ज्योति कविता संग्रह है ये आपका कमलेंदुमती शाह का है। और इनकी एक किताब और है, किताब का नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। तो ये किताब किसकी है? ये भी कमलेंदुमती शाह की है। अगला प्रश्न है, कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो देखिए, कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण 1958 में दिया गया और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले ये उत्तराखंड की प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम महिला हैं, ठीक है। 1958 में इनको दिया गया। अगर पूछा जाए पद्म विभूषण सबसे पहले किसको मिला था उत्तराखंड से, तो ये मिला था 1969 में घनानंद पांडे को, विज्ञान के क्षेत्र में। इनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मां हरियाली देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मां हरियाली देवी मंदिर ये आता है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में साहित्य दिवस जो हरिदत्त भट्ट शैलेश हैं उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है 19 सितंबर को। अगला है, खरार घाटी किस जनपद में स्थित है? तो खरार घाटी जो है यह आपके पौड़ी गढ़वाल में है और यह घाटी जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झिलमिल गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो ये झिलमिल गुफा है ये आपके पौड़ी में है, और अगर यहाँ पे झिलमिल ताल पूछा गया होता तो वो चंपावत में होता, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र पूछा होता तो वो हरिद्वार में होगा। तो तीनों को याद रखना, गुफा पूछेगा पौड़ी में, ताल पूछेगा चंपावत में, और आरक्षित क्षेत्र पूछेगा झिलमिल नाम से ही, तो वो आपका हरिद्वार होगा। अगला प्रश्न है, दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दुनाव जल विद्युत परियोजना ये आपके नयार नदी पर है, और अगर जनपद पूछा जाएगा तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला है, पौड़ी के किस गांव में राहु देवता की पूजा की जाती है? कई बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो पौड़ी का जो पैठानी गांव है यहाँ पर राहु देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछता है कि पौड़ी के किस गांव में दानव की पूजा की जाती है, इस तरीके से भी, ठीक है, या राक्षसों की पूजा की जाती है, तो पैठानी गाँव है। अगला प्रश्न है, नीलांबर दत्त जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, नीलांबर दत्त जोशी ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, ये आपको ध्यान रखना है, और उत्तराखंड से ये पहले वैज्ञानिक है जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो प्रथम वैज्ञानिक जिनको पद्मश्री दिया गया वो नीलांबर दत्त जोशी हैं, जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वांडरिंग इन द हिमालय किसकी पुस्तक है? तो वांडरिंग इन द हिमालय ये किताब है आपके पी बैरन की। पीटर बैरन ने ही नैनीताल की खोज करी थी 1841 में, जहां पर इसका भवन भी है, इसका जो इसने वहां पे अपना मकान बनाया था, जिसे पिलग्रिम कॉटेज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए पिलग्रिम कॉटेज का संबंध किससे है? पी बैरन से है। पी बैरन की किताब है वांडरिंग इन द हिमालय। अगला है, अल्मोड़ा में मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना कब होती है? तो देखिए, ये जो संगठन है देश सेवक संघ संगठन, इसकी स्थापना 1942 में होती है। कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। किसके नेतृत्व में होती है? मालती देवी के नेतृत्व में। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आप नोट करते हुए जरूर चलें जो आपको नहीं आते हैं या जिनमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, उनको नोट जरूर करें, क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हो वो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहता है।
अगला है वर्ष 1917 में किसके द्वारा प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की गई। तो जो प्रथम कुमाऊं राइफल्स थी इसकी स्थापना 1917 में कर्नल लांगर के द्वारा की गई थी। और ये जो प्रथम कुमाऊं राइफल थी उस समय इसी का वर्तमान नाम है तीसरी कुमाऊं बटालियन। तो आपको पूछा जा सकता है कि 1917 में गठित प्रथम कुमाऊं राइफल का वर्तमान नाम क्या है, तो वह है आपका तीसरी कुमाऊं बटालियन। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स आपका ज्योलिकोट नैनीताल में आता है। बमोरी दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये बमोरी दर्रा आपके नैनीताल के काठ गोदाम में स्थित है। तो कहाँ पर है, नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कुमाऊं की सबसे रमणीक झील किसे माना जाता है। तो कुमाऊं की सबसे रमणीक झील सात ताल को माना जाता है। कहाँ पर है, ये आपके नैनीताल में आता है। किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। तो इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है सात ताल की तुलना। अगला प्रश्न है किस ताल का आकार अश्वखुर के समान होता है। तो अश्वखुर के समान होता है नल दमयंती ताल का, जो भी आपका ये 5 कोने वाला ताल है और ये भी आपका नैनीताल में आता है। 7 ताल का ही एक ये अंग है। ठीक है, ध्यान रखना अश्वखुर पूछा है। अगर यहाँ पर आपको जानवरों का खुर पूछा होता तो आंसर होता यहाँ पे खुरपर ताल। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा, अश्वखुर, तो आपका आंसर होगा नल दमयंती ताल। अगला है देहरादून के रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना कब की गई। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कई बार पूछा गया है, कहाँ पर है, देहरादून में है और देहरादून के रायपुर में है और इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। अगला प्रश्न है स्वच्छता के लिए लोटा कानून किस जनपद में बनाया गया था। तो अंग्रेजों के समय में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था लोटा कानून। इसके तहत स्वच्छता का ध्यान रखा गया और जो भी लोग लोटा लेकर कहीं भी बैठ जाते थे उनको वहां पे गिरफ्तार किया जाता था। तो लोटा कानून कहाँ बनाया गया था, अल्मोड़ा में बनाया गया था। अगला है कालसी का पुराना नाम क्या है। तो देखिए कालसी का पुराना नाम है कलकूट और इसी जगह को कालसी को ह्वेनसांग ने शुद्ध नगर भी कहा था। तो ह्वेनसांग ने इसको शुद्ध नगर कहा। इसके अलावा इसको चित्रशिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कालसी को चित्रशिला कहते हैं और जो रानी बाग है उसे चित्रशाला कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, कालसी आपका देहरादून में आता है, रानी बाग आपका नैनीताल में आता है। कालसी का अन्य नाम क्या है, चित्रशिला, और चित्रशाला पूछेगा तो वो रानी बाग होगा। अगला प्रश्न है किमोना फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो किमोना फॉल जलप्रपात आपका चक्राता में आता है। चक्राता यानी कि जनपद अगर पूछेगा तो देहरादून में आता है। अगला प्रश्न है धरोहर जनपद पिथौरागढ़ किसकी रचना है। तो धरोहर जनपद पिथौरागढ़ ये रचना है राजेश मोहन उप्रेती की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कंडक मेला कहाँ लगता है। तो देखिए ये जो कंडक मेला है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में लगता है। अगला प्रश्न है आज का हमारा 39वां प्रश्न है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की शुरुआत कब की गई। तो जो 108 सेवा है उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी 15 मई 2008 में। ठीक है, कब की गई थी 108 सेवा की शुरुआत, डेट सहित याद रखना है 15 मई 2008। बाद में इसी की सहायता के लिए इसी की एक सहायक सेवा शुरू की गई जिसका नाम था डोली सेवा। इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए कब की गई तो 17 अप्रैल 2012 को इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है टिहरी के कैंपटी फॉल के पास कौन सा मेला लगता है। तो देखिए जो कैंपटी फॉल है आपका मसूरी में आता है और जो मसूरी वाला इलाका है जहां पर ये कैंपटी फॉल है वो आपका टिहरी जनपद में आता है। तो अगर कहीं भी आपको बाय चांस पूछे कैंपटी फॉल किस जनपद में है तो अगर पर्टिकुलर लोकेशन पूछेगा तो मसूरी बताएंगे, लेकिन अगर जनपद पूछेगा तो इसका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कैंपटी फॉल, और इसके पास में एक मेला लगता है जिसका नाम है संतुरा देवी मेला। अगला प्रश्न है गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो गन्ना विकास संस्थान आपका काशीपुर यानी उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला है संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है। तो संपूर्णानंद खुली जेल ये आपके उधम सिंह नगर के सितारगंज में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए उत्तराखंड 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक है नेपाल के साथ और दूसरा तिब्बत यानी कि चीन के साथ। ठीक है, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, यह है आपके 625 किलोमीटर, जिसमें 275 किलोमीटर ये आपके नेपाल के साथ टच करता है और 350 किलोमीटर ये आपका चीन के साथ टच करता है। चीन यानी कि तिब्बत के साथ टच करता है।
अगला है राज्य में सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चीड़ के। और अगर दूसरे नंबर का पूछेगा तो दूसरे नंबर पे आपके साल के वृक्ष उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला है जल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल देवी का मंदिर आपका पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। ठीक है, जनपद पूछेगा पिथौरागढ़, लोकेशन पूछेगा डीडी हाट। अगला प्रश्न है जौलजीबी मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देखिए ये जो जौलजीबी मेला है ये काली और गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ में जौलजीबी नामक जगह पर लगता है। और इस मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा 1914 में की गई थी। तो साल भी आपको याद रखना है, किसने करी थी ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जौलजीबी मेले को किस वर्ष राजकीय मेला घोषित किया गया? तो जौलजीबी को राजकीय मेला घोषित किया गया वर्ष 2014 में, यानी कि इसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। 1914 में शुरू होता है, 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे राजकीय मेला घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है झूला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए झूला देवी मंदिर ये आपके अल्मोड़ा में है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, एक है आपका झूला देवी मंदिर, एक है आपका झूमा देवी मंदिर। झूमा देवी मंदिर आपका चंपावत में है, झूला देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। ठीक है, तो झूला देवी मंदिर रानीखेत अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना यानी कि जो मंदिर बना था ये आपका 1935 में बना था। अगला प्रश्न है आज का अर्ल ऑफ बार्बरिक किसे कहा जाता है? तो अर्ल ऑफ बार्बरिक की ये जो उपाधि थी ये हर्षदेव जोशी को कैप्टन हियरसे के द्वारा दी गई थी। तो ध्यान रखना किसने ये उपाधि दी थी? कैप्टन हियरसे ने। किसको दी थी? हर्षदेव जोशी को दी थी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कुमाऊं के चांचनी नृत्य को जौहार घाटी में क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं में किया जाता है चांचनी नृत्य, इसको जौहार घाटी में धुस्का नृत्य कहा जाता है। तो दोनों नाम सेम है, ध्यान रखना। आपको सीधा पूछेगा जौहार घाटी का जो धुस्का नृत्य है ये किसके समान माना जाता है या कौन सा नृत्य है? तो ये आपका चांचनी नृत्य है जो कुमाऊं में होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ का। ये आज हमारा पाठ नंबर 8 था। 400 क्वेश्चंस को अभी तक हम कर चुके हैं। इससे पहले 2100 क्वेश्चंस को हमने और देखा था। साथ ही काफ़ी सारी जो हमारी सीरीज़ है वो कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी को अच्छे से फॉलो करके आप अपना जो आपका कम टाइम पे ज़्यादा आप अगर आपको चाहिए तो आप उनको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सभी जगह पर, अपने फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, चाहे आप अपने टेलीग्राम पर डालें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।